तमाम जगह के पत्रकार यहाँ आए हुए हैं, सारे मीडिया चैनल्स के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन कोई अगर नहीं आ रहा तो वो कोई नेता नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा तो वो प्रशासन के लोग नहीं आ रहे, कोई नहीं आ रहा तो वो मीडिया का जिम्मेदार मीडिया जो अपने आप को कहती है कि हम स्ट्रीम मीडिया हैं, जो कहती है कि हम टीवी पे अपना सीना ठोकते हैं, जो रात दिन टीवी पे बैठ के हिंदू मुस्लिम का डिबेट करते रहते हैं, वो यहाँ नहीं आ रहे, क्योंकि उनको मतलब नहीं है इन ज़मीन पे काम करने वाले पत्रकारों से। आपको हम बता देना चाहते हैं कि सच में कोई काम करने वाला पत्रकार है, सच में कोई समाज को सच दिखाने वाला पत्रकार है, सच में कोई समाज के अंदर हो रही गलतियों को उजागर करने वाला पत्रकार है, तो वो ये डिजिटल मीडिया है जो आप अभी देख रहे हैं। यही मीडिया चैनल है, यही मीडिया वाले लोग हैं जो सच दिखाने का काम करते हैं। बाकी स्टूडियो में बैठ के जो आप देखते हैं वहाँ पे सिर्फ पैसे का खेल होता है, वहाँ पे सिर्फ दलाली और चटुकारिता होती है। कोई सरकार की दलाली करता है, कोई विपक्ष की दलाली करता है, कोई अपने खास नेताओं की दलाली करता है, कोई देश तोड़ने का काम करता है, कोई हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने की बात करता है। लेकिन वो बेशर्म लोग जो टीवी पे बैठ के रात दिन डिबेट करवाते रहते हैं, उनको हमारे साथी के मौत से कोई लेना देना नहीं है। ईंट बजा देंगे बिहार सरकार का, पूरा बिहार का जितना पत्रकार है ना, हम लोग अभी भी भाई खोए हैं, फिर भी पीछे नहीं है। आपका एक भाई गया है, पूरे गांव वाले को हम बता देते हैं, एक पत्रकार का हत्या हुआ है, मेरा भाई का हत्या हुआ है, पूरा बिहार का पत्रकार ईंट से ईंट बजा देंगे, सरकार का अपराधी का ईंट बजा देंगे। हम लोग उसके घर को गिरा देंगे, उसको फांसी पर चढ़ा के छोड़ेंगे। भैया आपको हौसला नहीं हारना, हौसला आपका भाई आपके साथ है, मेरा नंबर है ना आपके पास, आप हमको कॉल कीजिएगा, हम आएंगे, कोई नहीं आएगा तो हम आएंगे आपके दरवाजे पे। ठीक है भैया। नमस्कार, मैं शाहनवाज हसन, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल्ट। अभी मैं मौजूद हूं सिमुरतल्ला के लीलावरण गांव में। बीते 8 दिनों पहले इसी गांव के एक साथी पत्रकार गोकुल यादव की कुछ अपराधियों ने गोली मार के हत्या कर दी। अभी हम उनके घर पे मौजूद हैं और यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे गोकुल यादव को कुछ अपराधियों ने तकरीबन 5 गोलियां मारी। कुछ गोलियां उनके सीने में लगी, कुछ गोलियां उनके सर में लगी। आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति बिहार की हो चुकी है। पत्रकार आज के डेट में सुरक्षित नहीं है और ये गोकुल यादव का जो परिवार है निहायत गरीब है, बहुत मजबूर है। उनके चले जाने के बाद उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी मैं जब यहाँ पे आया तो उनकी बेटी कह रही थी कि भैया हमारी ज़िंदगी कैसे चलेगी, हम कैसे जिएंगे, हमारे पास ना तो पढ़ने के लिए पैसा है ना खाने के लिए पैसा है, अब हम कैसे रहेंगे। वो ये कह रही थी कि हमारे सर से पिता का साया उठ गया, हमारे पिता ही थे इस परिवार में सिर्फ कमाने वाले, अब मेरा जीवन कैसे चलेगा, मेरी ज़िंदगी कैसे चलेगी। हम आपको दिखाएंगे यहाँ का जो माहौल है, यहाँ के जो हालात हैं। तमाम जगह के पत्रकार यहाँ आए हुए हैं, सारे मीडिया चैनल्स के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन कोई अगर नहीं आ रहा तो वो कोई नेता नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा तो वो प्रशासन के लोग नहीं आ रहे, कोई नहीं आ रहा तो वो मीडिया का जिम्मेदार मीडिया जो अपने आप को कहती है कि हम स्ट्रीम मीडिया हैं, जो कहती है कि हम टीवी पे अपना सीना ठोकते हैं, जो रात दिन टीवी पे बैठ के हिंदू मुस्लिम का डिबेट करते रहते हैं, वो यहाँ नहीं आ रहे, क्योंकि उनको मतलब नहीं है इन ज़मीन पे काम करने वाले पत्रकारों से। आपको हम बता देना चाहते हैं कि सच में कोई काम करने वाला पत्रकार है, सच में कोई समाज को सच दिखाने वाला पत्रकार है, सच में कोई समाज के अंदर हो रही गलतियों को उजागर करने वाला पत्रकार है, तो वो ये डिजिटल मीडिया है जो आप अभी देख रहे हैं। यही मीडिया चैनल है, यही मीडिया वाले लोग हैं जो सच दिखाने का काम करते हैं। बाकी स्टूडियो में बैठ के जो आप देखते हैं वहाँ पे सिर्फ पैसे का खेल होता है, वहाँ पे सिर्फ दलाली और चटुकारिता होती है। कोई सरकार की दलाली करता है, कोई विपक्ष की दलाली करता है, कोई अपने खास नेताओं की दलाली करता है, कोई देश तोड़ने का काम करता है, कोई हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने की बात करता है। लेकिन वो बेशर्म लोग जो टीवी पे बैठ के रात दिन डिबेट करवाते रहते हैं, उनको हमारे साथी के मौत से कोई लेना देना नहीं है, उनको हमारे पत्रकार की हत्या से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनका करोड़ों का तनख्वाह आ रहा है, वो करोड़ों कमा रहे हैं, उनको पहले ही किसी ने खरीद लिया है। लेकिन हमारे जो पत्रकार हैं, जो ये डिजिटल मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, जो काम करती है, इसके आमदनी का कोई स्रोत नहीं है, बस किसी तरह इनका जीवन चल रहा है। और उस जीवन में भी ये अपराधियों ने इतना बड़ा दुस्साहस किया कि उनकी जीवन लीला को ही समाप्त कर दिया। अब आप सोचिए कि उनका परिवार कैसे चलेगा। हम अपने साथी पत्रकार से कहेंगे कि हमारे साथ आए। अभी उनकी बच्ची थी यहाँ पे, वो कह रही थी कि हमारे पिता का साया हमारे सर से उठ गया, अब हमारी पढ़ाई कैसे होगी, हम कैसे पढ़ेंगे। हम बात करेंगे उनकी बेटी से जो हमारे साथ। बाबू आप इधर आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? विद्या विनयम। अब एक चीज़ बताइए, आपके पिताजी थे, उनके थ्रू ही आपका पूरा जीवन चलता था, पूरा पैसा, स्कूल की पढ़ाई, शिक्षा, कपड़े का खर्चा ना, अब आपका जीवन कैसे चलेगा?
जो होना था वो हो गया, वो लोग मेरे पापा को ले गए। लेकिन सरकार से मैंने अनुरोध किया, बहुत लोग मेरी मदद के लिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक कि चिराग पासवान जी नहीं आए थे, लेकिन वो 23 तारीख को आएंगे। और मैं सरकार से, और मेरा पालन पोषण कैसे वो सरकार जानेगी ना। अगर सरकार की आज सिस्टम अच्छी होती तो वो ये सब नहीं होने देते, या फिर नहीं होता ये सब। एक चीज़ बताइए, आप कितने भाई बहन हैं? मैं एक हूँ और मेरा एक भाई है। अच्छा, आप हैं और भाई हैं। आपकी मम्मी भी यहीं हैं? हाँ, मम्मी भी हैं। बात किया जाए उनसे? मेरी मम्मी बात करने की हालत में नहीं है अभी। वो किसी से बात नहीं करना चाहती हैं। आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है यहाँ की। हमारे जो पत्रकार साथी हैं, उनकी जो पत्नी है वो किसी से बात करने की हालत में नहीं है। उनकी बच्ची है हमारे साथ, गोकुल यादव जो हमारे पत्रकार हैं जिनको अपराधियों ने मार दिया, उनकी बच्ची है हमारे साथ। और इसके साथ एक समस्या है, ये अपनी समस्या को बता रही है कि हमारा जीवन अब कैसे चलेगा, हमारी पढ़ाई कैसे चलेगी। बेटा, आप क्या बनना चाहते हैं पढ़ करके? हाँ, IAS ऑफिसर। आप IAS बनना चाहते हैं? अभी कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? 6 में। पापा आपको IAS बनाना चाहते थे? हाँ। अब समझ सकते हैं कि एक पत्रकार अपनी बेटी को IAS बनाना चाहता था, लेकिन समाज के अंदर कुछ अपराधियों ने उनकी गोली मार के हत्या कर दी। आप समझ जाइए, एक मासूम बच्ची के सपने को चूर चूर कर दिया। हमारे साथ हमारी बोलती बंद हो गई है। एक चीज़ बताएंगे, आप कुछ बोलना चाहेंगे? क्या बोले, इतना तो आप लोग सुनिए रहे, क्या हुआ नहीं हुआ। एक चीज़ बताइए, आपको एक चीज़ बताइए, अब क्या वो आपके बहुत करीबी थे, वो आपके अपने पति हैं, वो उन्होंने कभी कुछ बताया था कि उनके साथ क्या समस्या हो रही है? कौन लोग हैं जो उनके पीछे लगे हुए थे? वो तो बोल रहा है कि मेरे पीछे आदमी लगल, ये तो नहीं बताया ना। ये अनजात है कि लोग हैं, कुछ लोग उन लोग को जानते हैं। वो कभी नाम नहीं बताई कौन लगा था उनके पीछे? नहीं, हम लोग बाद में जाने कि वही लोग हैं। अच्छा, आप बाद में जाने, ठीक है। ये ज़्यादा बोलने की हालत में नहीं है और हम इनसे ज़्यादा पूछेंगे भी नहीं। उनकी माता हैं, माता जी से भी हम 2 मिनट बात करेंगे। माता जी, एक चीज़ बताइए, आपके जो बेटा थे गोकुल भाई, वो कभी ये बताए कि कौन लोग हैं जो उनको परेशान करने का काम कर रहे हैं, या कौन लोग हैं जो उनकी हत्या करना चाहते हैं या उनको फंसाना चाहते हैं? कभी कुछ जानकारी है इसके बारे में? कुछ जानकारी नहीं छे बाबू। घरेली झमेला होले तो यहीं काले छे, धमकी यहीं दले छे जे ओकर बोटिया फाड़ देवे। अच्छा, अबे धमकी दे हम कलिए बाबू, ये सब बात चलब करो चर्चा। कैसे तो बोलबी तो देवघर चल जो। अच्छा, मतलब कई दिन पहले धमकी दिया था? होली के बाद से। अच्छा, 2 महीना पहले धमकी दिया था। कौन धमकी दिया था, क्या नाम था? मतलब नाम नहीं पता मेरे को। मतलब लड़ाई हुई थी गांव में लगभग 2 महीने पहले, तो उसी में। किनसे लड़ाई हुई थी? कौन थे वो? गांव के कौन लोग थे जिनसे लड़ाई हुई थी? मतलब इधर के ही है, तो पता नहीं मुझे। अच्छा, एक चीज़, ये एक मुद्दा है, अभी भी धमकी शायद मिल रही है क्या? नहीं, जो धमकी दे रहे वो मेरे सामने नहीं आ रहे, हमारे सामने नहीं आ रहे। कुछ लोग तो कुछ भी कहते हैं ना, तो लोग ही कह रहे हैं कि धमकी दे रही है कि और 3 है तो उनको भी उठा के ले जाए। कौन 3? और 3 मतलब आपके अंकल 3? हाँ। आप सोच सकते हैं कि अभी भी जो यहाँ के गुंडे जो बदमाश हैं वो ये कह रहे हैं कि इनके और 3 भाई जो हैं उनकी भी हत्या कर दी जाएगी। आप समझ जाइए कि प्रशासन कितना नाकाम है यहाँ पे। आप समझ जाइए कि सरकार कितनी नाकाम है। आप समझ जाइए कि यहाँ के जो राजनेता हैं वो कितने नाकाम हैं कि लगातार एक पत्रकार की हत्या हुई, उसके बाद लगातार अपराधी जो है इनके परिवार को ये धमकी दे रहे हैं कि फिर जो 3 बचे हुए हैं आपके भाई, उनकी भी हत्या कर देंगे। उनकी माता जी कुछ बीच में बोल रही हैं, हम उनसे बोलेंगे। हाँ माता जी, बोलिए। मुखिया हम कलियो नहीं खड़ा हुआ, मुखिया हम खड़ा हो गए, ई वास्ते ओकर जीवन ले लेल को। अच्छा, मुखिया में खड़ा हो गया था? हाँ, चुनाव में खड़ा था। अच्छा, एक चीज़ बताइए, मुखिया वाले, आप सोच सकते हैं, ये लोग कह रहे हैं यहाँ पे कुछ लोग कि मुखिया वाले चुनाव में खड़े थे, तो पंचायत चुनाव में खड़े थे, उसके कारण उनकी हत्या कर दी गई। एक चीज़ बताइए, अभी वर्तमान मुखिया यहाँ कौन जीते हुए हैं? रामदेव मुखिया। ठीक है, आपके पिताजी जब चुनाव लड़े थे तो किनको इनसे दिक्कत था? मुझे नहीं पता ये सब, तो क्योंकि हाँ, मुखिया यार सी कुमार बहुत मुखिया में खड़ा भैंसनी खिलाफ करे छे यार, कल के भूषण शिव कुमार खिलाफ खड़े रहे कर। पंकज ये सब कहले उठा ले दिन दहाड़े। अच्छा, जे मुखिया में खड़ा रहे भूषण, पंकज, शिव कुमार,
खड़ा नहीं इसलिए साइड में साइड में वो कह रहे कि एक राउट आप समझ सकते हैं। उनकी माता जी हैं, एक नाम बता रही हैं भूषण पंकज शिव कुमार का, जो इसी गांव के रहने वाले हैं। इनका कहना है कि मुखिया के चुनाव में जब इनके बेटा गोकुल यादव जब खड़े हुए थे तो वो कह रहे थे कि आप चुनाव में बैठ जाओ, आप चुनाव मत लड़ो, अन्यथा आपकी हत्या कर दी जाएगी। उनकी माता जी इस बात को बता रही हैं। इस मुद्दे पे ज़्यादा जानने के लिए हम उनके पिताजी से बात करेंगे। उनके पिताजी से हम पूछना चाहेंगे कि अंकल जी एक चीज़ बताइए, ये जो मुखिया के चुनाव में लड़े थे तो इनके चुनाव लड़ने से तकलीफ किसको थी? तकलीफ चुनाव लड़ने के उसी में तकलीफ सीताराम का था। सीताराम को तकलीफ थी। सीताराम हार गए या जीत गए? सीताराम के बेटा वो थी, ये नाम था बीरबल। बीरबल। अच्छा, बीरबल हारे या जीते? बीरबल हार गए, वो समिति से खड़ा था और ना जाने उसको क्या कसर था जो कि इनके ऊपर कसर कर दिया। अच्छा, इनके ऊपर कसर कर दिया, मतलब उसको दिक्कत था। बीरबल मुखिया में किसका समर्थन कर रहा था? मुखिया में समर्थन वो बालदेव जी के बाल देवी का कर रहा था। उनके भाई हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप आएंगे भैया, आप थोड़ा लाइट में आ जाए। उनके भाई हैं, इनसे पूरा जानकारी लेंगे। उनके पिताजी हैं, उनको पूरी तरह से जानकारी नहीं है। एक चीज़ बताइए, आपका नाम क्या है? आदित्य कुमार। आप सबसे छोटे भाई हैं गोकुल? नहीं, तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे, मतलब आपसे भी एक भाई छोटे हैं। हाँ। अभी ये यहाँ पे आने के बाद ये पता चल रहा है कि आपके परिवार को बाहर कुछ लोग अभी भी धमकियाँ दे रहे हैं कि और भी 3 भाई हैं जो उनको भी खत्म कर दिया जाए। मेरे कानों तक डायरेक्टली कुछ नहीं है। जो लेडीज में जो कहीं बात चल रहा है, ये जो मेरे कानों में डायरेक्टली नहीं है। अच्छा, एक चीज़ ये भी कहा जा रहा है कि आपके भाई मुखिया के चुनाव में लड़े थे। जब मुखिया के चुनाव में लड़े थे तो उससे भी लोगों को कष्ट हुआ था और उसी टाइम से इनको धमकियां मिल रही थी। तो क्या लग रहा है, कौन लोग थे जो धमकियां दे रहे थे? वो तो धमकियां तो चुनाव के समय तो मिली थी, लेकिन अभी कुछ दिन पहले शिव कुमार यादव ने भी धमकी दी थी और भूषण यादव के भी धमकी है। उसका बेटा तो स्पॉट पे थे। और अच्छा, भूषण यादव के बेटा हत्या में शामिल थे? स्पॉट पे थे। वो पकड़ाए क्या? वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। अच्छा, आप समझ सकते हैं, जो स्पॉट पे था, जिसका हाथ था इस घटना में, उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। और उसके पिता शिव कुमार यादव हैं, उनकी भूषण यादव, माफ कीजिएगा, उनके पिताजी भूषण यादव हैं हत्यारे के। भूषण यादव की गिरफ्तारी हुई क्या? वो भी धमकियां दे रहे थे? नहीं, अभी तक कुछ नहीं। वो लोग भागे हुए हैं? हाँ जी। आप समझ सकते हैं कि अपराधी यहाँ से भागे हुए हैं, अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और बाहर लोग ये कह रहे हैं कि आपके परिवार को फिर से जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। आप समझ जाइए कि क्या स्थिति है यहाँ की। और एक छोटा सा प्रश्न मेरे भाई से और हम करेंगे कि एक चीज़ बताइए, इनकी वजह से किसको हारने का डर था जब ये चुनाव लड़ रहे थे? चुनाव में अक्सर होता है कि जब आप चुनाव लड़ रहे होते हैं तो आपके चुनाव लड़ने के कारण किसी न किसी का वोट कटता है और वो हार जाते हैं, तो उनको आपसे खुन्नस होती है और वो चाहते हैं कि हम खुन्नस निकाल लें। तो एक चीज़ बताइए, इनके चुनाव लड़ने से तकलीफ किसे थी? किसे लग रहा था कि वो हार जाएंगे? जितने भी दबंग उसमें थे सबको डर हो गए थे, क्योंकि कॉन्टेस्ट में थे। अच्छा, ये कॉन्टेस्ट में थे। कितना वोट इन्होंने लाया था? 800 वोट। जीतने वाले को कितना आया था? 1200। आप एक चीज सोच सकते हैं, हमारे जो भाई पत्रकार थे गोकुल यादव, इन्होंने चुनाव में 800 वोट लाया था। 800 वोट गांव के अंदर लाना बहुत मायने रखता है। और इनके जो प्रतिद्वंदी थे उनको 1200 वोट आया और उनकी जीत हुई थी। कौन जीते थे? वो रामदेव यादव जीते थे। अच्छा, इस घटना में उनकी वाइफ है। हाँ। उनसे भी कोई प्रॉब्लम है आपके परिवार को क्या? नहीं, उनसे कोई प्रॉब्लम। रामदेव यादव के परिवार से, जो मुखिया है वर्तमान यहाँ के, उनके परिवार से आपको प्रॉब्लम नहीं है? स्वाभाविक सी बात है, वो जीते हुए मुखिया हैं तो उनके परिवार से इनको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो उस चुनाव में वो जीत गए। प्रॉब्लम उसको होगी जो कुछ वोट के अंतर से हार गया होगा। एक चीज बताइए, आपके भैया का पोजीशन कौन सा था चुनाव में? वो शायद तीसरे स्थान थे। शायद दूसरे स्थान पे कौन था? दूसरे स्थान पे वो एक मोहम्मदन थे दूसरे स्थान पे। कहीं उनको तो तकलीफ नहीं थी इनके इससे? ये अंदरूनी जानकारी किसी को भैया उतना घर में बताते नहीं थे। ऐसा तो नहीं है कि जो दूसरे नंबर पे थे उनको भी इनसे तकलीफ हो और वो भी चाह रहे हो कि इनके खिलाफ कुछ इस तरह की साजिश करना? ये हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ रेगुलर क्षेत्र में घूमते नहीं थे, इसकी जानकारी हम लोगों की नहीं है। अच्छा, आप समझ सकते हैं कि चुनाव में अक्सर ये होता है कि जो सेकंड पोजीशन पे रहते हैं और तीसरे पोजीशन पे जो रहता है, सेकंड पोजीशन वाले को तीसरे पोजीशन वाले से ये तकलीफ होती है कि उसके वजह से हमारा कुछ वोट कट गया और हम हार गए। ये जो दूसरे नंबर के प्रत्याशी थे इस चुनाव में, चूंकि ये पूरा हत्या का जो प्रकरण है वो चुनाव से जोड़ करके देखा जा रहा है, चुनाव के समय से ये जोड़ कर देखा जा रहा है कि चुनाव के कारण भी हत्या हुई है, चुनाव जो है वो भी हत्या का कारण है। तो यहाँ पे तमाम बिंदुओं पे ध्यान देना होगा। जो दूसरे नंबर के प्रत्याशी थे उनकी भी कार्यशैली पे प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि वो क्या है आखिर। लेकिन ये जो मुद्दा है वो जांच का विषय है, प्रशासन इस पर जांच करेगी। इनके परिवार के लोग भी कह रहे हैं कि इनको अंदरूनी जानकारी
जानकारी नहीं है, लेकिन ये जांच का विषय है। चूंकि मामला यहाँ पे ये आ रहा है कि ये जो चुनाव लड़े थे उससे इनके हत्या हुई है और वहाँ से इस मामले को उजागर किया गया है। भाई एक चीज़, सरकार के कोई लोग आए आपके पास, कोई विधायक, कोई सांसद, कोई MP? स्थानीय सांसद विधायक कोई नहीं पहुंचे हैं, वो बांका सांसद पहुंचे हुए थे। बांका के सांसद पहुंचे, क्या नाम है उनका? बांका सांसद श्री गिरधारी यादव। गिरधारी यादव जी, आप समझ सकते हैं गिरधारी यादव जी यहाँ आए, जो बांका के सांसद हैं, बांका के सांसद हैं गिरधारी यादव, वो यहाँ आए। लेकिन यहाँ के जो सांसद हैं चिराग पासवान, वो अभी तक नहीं आए। उनके पास समय नहीं है एक पत्रकार के घर पे आने का, उनके पास समय नहीं है कि एक पत्रकार की हत्या हुई है उसके घर पे आए। एक पत्रकार को मार दिया गया और उनके पीछे उनके बूढ़े माँ बाप हैं, उनके पीछे उनका छोटा बाल बच्चा है जिसके खाने जीने पे लाला पड़ा हुआ है। लेकिन इसका चिंता यहाँ के वर्तमान सांसद चिराग पासवान जी को नहीं है, इसकी चिंता बांका के सांसद कर रहे हैं गिरधारी यादव। तो समझ जाइए आप चिराग पासवान की कार्यशैली को। और एक चीज बताएंगे भाई, प्रशासन का इसमें क्या रवैया है? प्रशासन क्या कर रही है? प्रशासन अपने स्तरीय से काम कर रही है। हाँ। वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात को की है, वो खुलासा भी किए हैं और गिरफ्तारी के लिए 1-2 नामजद जो बाहर है उसको बोले गिरफ्तार करेंगे, लेकिन उसमें और साजिश करता जो भी है उसका अभी तक वो तह नहीं निकाल सके हैं वो लोग। प्रशासन भी कुल मिलाकर ये समझ में आ रहा है कि प्रशासन भी अभी तक इस घटना के तह तक नहीं पहुंची है। घटना को 8 दिन हो गया है, लेकिन प्रशासन तमाम अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है और प्रशासन को अभी तक जानकारी भी नहीं है कि इस घटना में कौन कौन शामिल था। SP साहब खाली फोकट बैठ के अपने न्यूज रूम से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन SP साहब के पास समय नहीं है कि यहाँ आकर के हम पत्रकारों से मिल लें, उनके माँ बाप से मिल लें, पत्रकार भाई के बच्चे से मिल लें और उनके सवालों का जवाब दे दें। मेरी मांग है बिहार सरकार से कि इनके परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए, इनके परिवार के एक लोग को कम से कम नौकरी दी जाए और इनके परिवार के जो 2 बच्चे हैं, इनकी जो पत्नी है, इनके जो बूढ़े माँ बाप हैं, इनके पूरे जीवन भर का खर्च बिहार सरकार उठाने का काम करे। अन्यथा हम तमाम पत्रकार बिहार सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का काम करेंगे। आप जुड़े रहिए इसी तरह हमारे न्यूज़ चैनल द न्यूज़ हॉल्ट के साथ। थैंक यू।